कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सौरभ जिहान को समझा रहा था कि आखिर तू दूर से ही ऐसे कब तक देखता रहेगा। एक बार हिम्मत करके उनके सामने जा और सारी बातें बता, भाभी ज़रूर समझेगी। सौरभ आगे कुछ कहता तब तक जिहान अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। सौरभ मुझे इस तरह जल्दी से चेयर से उठता देख हैरानी से जिहान की नज़रों का पीछा करते हुए वाल के उस पार देखा। जब देखा तो उसकी भी आंखें हैरानी से फैल गई। दिल में कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ, क्योंकि वाल के उस पार कनक के सामने अनुषा खड़ी थी। सौरभ के कदम लड़खड़ा गए। जिहान एकटक कनक और अनुषा को देख रहा था। सौरभ धम्म से सोफे पर बैठ गया। जिहान सौरभ को देखकर उसके पास आकर, सौरभ तू ठीक तो है ना? सौरभ खुद को संभालते हुए हाँ में सिर हिला देता है। जिहान बोला, सौरभ मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ, उसी दर्द से मैं भी गुजर रहा हूँ, लेकिन यार हमें एक मौका मिला है कनक के पास लाने के लिए। हमने कनक को ढूंढने के लिए उनके सभी फैमिली वालों से पूछा, लेकिन हम कैसे भूल गए कनक की सारी बातें अनुषा को पता होती हैं। हमने सबसे उनके बारे में पूछा, लेकिन उससे ही बात नहीं की। सौरभ बोला, यार मैं भी तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन एक पल के लिए भाभी हमारी बात सुन लेंगी। लेकिन अनुषा बहुत ज़्यादा नफरत करती है, वो हमें देखते ही नफरत से भर उठेगी। मैं उसका सामना नहीं कर सकता, उसकी आंखों में नफरत बर्दाश्त नहीं होती। जिहान बोला, ठीक है, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना। आज लगता है भगवान भी हमें एक मौका देना चाहता है, प्लीज़ यार मान जा। सौरभ बोला, ठीक है चलो बाहर जाकर इंतज़ार करते हैं, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। जिहान बोला, ठीक है। दोनों ऑफिस से निकलकर लिफ्ट द्वारा नीचे आते हैं। इधर कनक के केबिन में कनक बोली, अनुषा तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? तेरा इंटरव्यू हो गया? अनुषा बोली, हाँ, और अब की बार हमने भाई की कंपनी में इंटरव्यू दी है, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। कनक मुस्कुराते हुए बोली, चल ठीक है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? अनुषा लंच बॉक्स कनक को देते हुए बोली, तू ये घर छोड़कर आ गई थी? कनक बोली, हाँ, वो जल्दबाजी में याद ही नहीं रहा। अनुषा बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, घर पर किहान भी आंटी अंकल को तंग कर रहा होगा। कनक अपने बेबी के बारे में सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है। अनुषा बोली, ये सड़ा हुआ मुंह मत बना, किहान हम लोगों के साथ बहुत खुश रहता है, तुझे बिल्कुल भी नहीं ढूंढता। कनक मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चल जा। अनुषा उसके केबिन से बाहर आती है। सारे ऑफिस के लोग अपने काम में जुटे हुए थे। वो लिफ्ट से जैसे ही नीचे आती है, सामने जिहान को देख उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो अपने गुस्से को दबाते हुए उससे मुंह फेर कर रोड की तरफ बढ़ जाती है। जिहान जल्दी से उसके आगे आकर खड़ा होते हुए बोला, अनुषा एक बार हमारी बात सुन लो। अनुषा गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, कितने बेशर्म हो ना तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आने की? अगर मेरी दोस्त ने मेरे हाथ ना बांधे होते तो मुझे तेरी जान लेने में भी कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन शुक्र मनाओ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिहान बोला, आपको जितना गुस्सा करना है आप कर सकती हो, लेकिन मेरी बात सुन लो। अनुषा बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट, लेकिन तुम यहाँ का क्या कर रहे हो? एकाएक अनुषा को कनक का ख्याल आता है। वो चारों ओर देखने लगती है कि कहीं आसपास कनक तो नहीं। जिहान बोला, रिलैक्स, ये ऑफिस मेरा ही है, कनक यहीं काम करती है। ये सुनते ही अनुषा हैरानी से बोली, क्या? और कनक ने मुझे ये बात बताई भी नहीं? जिहान बोला, क्योंकि कनक को भी नहीं मालूम कि ऑफिस मेरा है, मैं उसके सामने नहीं गया। अनुषा हंसते हुए बोली, तभी मैं कहूँ कि तुम सही सलामत यहाँ पर खड़े कैसे हो? जिहान बोला, अनुषा आपको कनक की कसम, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। अनुषा बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कनक की कसम देने की? जिहान अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़। अनुषा उसके चेहरे को देखने लगती है। उसे जिहान की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। अनुषा बोली, ठीक है, जल्दी बताओ। जिहान बोला, यहाँ नहीं, कनक यहाँ पर कभी भी आ सकती है, मेरे कैबिन में चलो। जिहान अनुषा को लेकर अपने कैबिन में आता है। सारे एम्प्लॉय जिहान को एक लड़की के साथ देख बातें बनाने लगते हैं, क्योंकि वही लड़की कुछ देर पहले कनक के केबिन में गई थी। मैनेजर सबको डांटते हुए अपना काम करने को कहता है।
केबिन में आते ही अनुषा की नज़र सौरभ पर जाती है, जो थोड़ी देर पहले केबिन में आया था। अनुषा और सौरभ की नज़रें कुछ देर के लिए एक दूसरे से मिल जाती है, लेकिन अनुषा जल्दी से खुद को संभालते हुए जिहान को अपनी बात कहने को कहती है। जिहान अनुषा को सोफे पर बैठाता है। जिहान बोला, अनुषा, मैंने कनक को कभी धोखा नहीं दिया, मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। अनुषा के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट आ जाती है। जिहान बोला, मैं समझ रहा हूँ आपकी नफ़रत, आखिर मैंने काम ही ऐसा किया है, लेकिन सच का एक पहलू आप जानती हैं, दूसरे पहलू से आप अनजान हैं। अनुषा बोली, वही सुनने बैठी हूँ। देखिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ आप अपनी बातें जल्दी से बताइए। जिहान अनुषा को अपनी बातें बताते हुए 2 साल पहले अतीत की यादों में चला जाता है। जिस दिन कनक की तबीयत खराब होती है और जिहान उसके करीब आया था, उसके कुछ दिन पहले से ही जिहान को बार बार चक्कर जैसा आ रहा था, लेकिन जिहान ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कनक और जिहान एक होने के 4 दिन बाद जिहान अपने ऑफिस के बिल्डिंग को बनवाने का काम कर रहा था। तभी अचानक से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सौरभ बाकी कुछ हेल्पर की मदद से उसे हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए। लगभग 2 घंटे बाद जिहान को होश आया। डॉक्टर ने कहा कि सही बात रिपोर्ट आने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन इस तरह से बेहोश होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जिहान ने होश आने पर बताया कि उसे कई दिनों से ऐसे ही हो रहा है। डॉक्टर तब तक उसे कुछ दवा देकर हॉस्पिटल से छुट्टी कर दिए। जिहान सौरभ के साथ घर आया। उसने घर पर किसी को कुछ बताने से मना कर दिया था। अगले दिन सौरभ और जिहान दोनों हॉस्पिटल रिपोर्ट लेने पहुंचे। वहां डॉक्टर ने जो बताया उसे सुन जिहान के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि जिहान के हार्ट में छेद है, अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो जान भी जा सकती है। जिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौरभ उसे संभालते हुए बोला, लेकिन डॉक्टर, ऑपरेशन के लिए डोनर भी होना चाहिए। डॉक्टर बोले, जी बिल्कुल, अगर आप लोग ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हैं तो मैं डोनर ढूंढने का काम करता हूँ, लेकिन अब ऊपर वाले के हाथ में है कि हमें डोनर कितनी जल्दी मिलता है। जिहान खुद को संभालते हुए बोला, अगर डोनर नहीं मिला तो और कितने दिनों तक मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। डॉक्टर बोले, देखिए, शायद आपको प्रॉब्लम पहले से ही थी, लेकिन कभी कभी लक्षण देर से पैदा होते हैं, इसलिए इस वक्त आप लास्ट स्टेज पर हैं। अगर डोनर जल्दी से नहीं मिला तो आप 2-3 महीने ही जी सकते हैं। सौरभ डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए बोला, पागल हो गए हैं, ऐसे कैसे किसी के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। जिहान सौरभ को डॉक्टर से अलग करते हुए सौरभ के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। वो गाड़ी में बैठे हुए सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। सौरभ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यार तू इतना टेंशन मत ले, हम जल्दी ही डोनर ढूंढ लेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा, नहीं तो हम दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जिहान बोला, उससे क्या होगा, कोई भी डॉक्टर ये सच तो नहीं बदल देगा ना। सौरभ कुछ कह नहीं पाता है। जिहान उस दिन से खामोश हो गया था। उसे हर पल कनक की चिंता लगी रहती थी। इसी चक्कर में वो कनक से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। सौरभ उसकी तकलीफ समझ रहा था, लेकिन वो भी बेबस था। सौरभ बोला, जिहान, हम घर पर कम से कम बता देते हैं, इतनी बड़ी बात तुम्हारे मॉम डैड को मालूम होनी चाहिए। भाभी से भी तू ठीक से बात नहीं कर रहा है, वो भी परेशान हो रही होंगी। जिहान बोला, सौरभ, मैंने कुछ फैसला लिया है। सौरभ बोला, कैसा फैसला। जिहान बोला, देखो, अगर डोनर टाइम पर नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी महज चंद दिनों की है। मेरे जाने के बाद कनक टूट जाएगी, इसलिए मैं पहले ही उसे खुद से दूर कर दूंगा ताकि वो मुझसे नफरत करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। सौरभ बोला, तू पागल हो गया है, तू ऐसे नेगेटिव बातें सोच भी कैसे सकता है। मैं कहता हूँ तू भाभी से एक बार सारी बातें बता कर देख, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। जिहान बोला, तुझे मेरी कसम, जो कनक को कुछ भी बताया तू समझ नहीं रहा। देख, अगर डोनर मिल जाएगा और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो मैं कनक को फिर से मना लूँगा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो कनक की ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। सौरभ बोला, अब मैं क्या कहूँ तुझे, तूने तो सारी बातें पहले ही डिसाइड कर ली है और अब कसम से भी बात दिया, लेकिन देख, घर पर तो सबको बताना होगा और मुझे नहीं लगता भाभी तुझे छोड़ेंगी, वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं।
जिहान बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी एक कमजोरी भी है, वो मुझे किसी और लड़की के साथ देख खुद ही दूर हो जाएंगे। सौरभ बोला, मतलब? जिहान बोला, मतलब मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे साथ प्यार का नाटक कर सके, केवल कनक के सामने। तभी कमरे में सहेली आती है। सॉरी, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो मैं इस प्लान में साथ देने के लिए तैयार हूँ। सौरभ और जिहान कुछ देर सोचते हैं, फिर शैली को अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। इत्तेफाक से उसी समय कनक जिहान के घर आई थी। उसे मेन गेट पर ही जिहान अपने कमरे की खिड़की से देख चुका था। वो जल्दी से शैली को नीचे हाल में आने को कहता है। कनक के हाल में आने से पहले दोनों सोफे पर बैठकर हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। कनक उन दोनों को देखती है, फिर जिहान से बात करने को कहती है। जिहान अलका जी के कहने पर गार्डन में आता है। जिहान ना चाहते हुए भी कनक से बेरुखी से बात करता है और अपनी ज़िंदगी से दूर जाने को कहता है। कनक के जाने के बाद वो गार्डन में ही घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। सौरभ और शैली उसे संभालते हैं। तभी अलका जी भी आ जाती हैं। जिहान को इस तरह बिखरा देख उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। वो जल्दी से जिहान को अपने बाहों में लेते हुए बोले, क्या हुआ है बेटा, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई, कुछ हुआ है क्या? अपनी माँ को नहीं बताएगा? जिहान रोते रोते सारी बातें अलका जी को बता देता है। अलका जी जिहान के बारे में सुनकर बेहोश हो जाती हैं। जिहान और सौरभ जल्दी से अलका जी को लेकर घर के अंदर आते हैं। तभी विराज जी भी होटल से आ जाते हैं। अलका जी को ऐसे देख वो भी घबरा उठते हैं। जिहान अलका जी को बेड पर लेटाते हुए उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। कुछ देर में अलका जी को होश आता है। होश में आते ही वो जिहान के गले लगकर रोने लगती हैं। विराज जी सारी बात पूछ रहे थे। सौरभ जिहान के तबीयत के बारे में सारी बातें बता देता है। पूरी फैमिली में सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विराज जी भी बेड पर बैठते हुए कांपने लगते हैं। जिहान अपने मॉम डैड को ऐसे देख दोनों के गले लगते हुए बोला, मॉम डैड, आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। अलका जी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोले, कुछ नहीं होगा तुझे, अपनी माँ के सामने मरने की बातें करता है। ऐसे ही आज की रात बेहद भारी गुजरती है। जिहान अलका जी की गोद में ही सो जाता है। सभी लोग अपने अपने कमरे में उदास लेटे रहते हैं। आज किसी के भी गले से खाना नहीं उतरता है। विराज जी जिहान का सर सहलाते हुए बेड से टेक लगाए सुबह कर देते हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। अलका जी विराज जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरे बेटे को बचा लीजिए, अभी इसने दुनिया ही कितनी देखी है, हम ये सारे धन दौलत का क्या करेंगे? विराज जी अलका जी को सांत्वना देते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए, हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को जिहान को दिखाएंगे। अब कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। जिहान उठकर बेड पर बैठते हुए, डैड, इलाज है, लेकिन इसके लिए समय पर डोनर मिलना भी ज़रूरी है। अब हम यही आशा कर सकते हैं कि हमें डोनर मिल जाए, लेकिन तब तक मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अलका जी बोली, अब क्या बात करनी है? जिहान बोला, कनक के बारे में। ये सुनते ही विराज जी और अलका जी को कनक का ख्याल आता है। जिहान बोला, मॉम डैड, मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन कनक की ज़िंदगी मैं बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उसे खुद से दूर रखना होगा। आप लोग मेरी मदद कीजिए, उसे ये सच पता नहीं लगना चाहिए। अलका जी बोली, लेकिन बेटा, हम उससे कब तक छुपाएंगे, कुछ दिनों में तुम्हारी एंगेजमेंट है। जिहान बोला, मॉम, सारी बातें जानते हुए मैं कनक से एंगेजमेंट कैसे कर सकता हूँ? विराज जी बोले, जिहान, तुम क्या ना क्या चाहते हो? जिहान अपना सारा प्लान उन दोनों को बताते हुए बोला, डैड प्लीज़, आप लोग मेरी इतनी बात मान लीजिए। विराज जी और अलका जी बोले, लेकिन बेटा, इससे वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी, तुम नहीं जानते, अगर औरत किसी से प्यार करती है तो एक बच्चे की तरह करती है, उस पर आंख बंद कर भरोसा करती है। लेकिन यदि वो इंसान उसे धोखा दे तो वो पत्थर जन बन जाती है, फिर उस पर कोई दवा असर नहीं करती। जिहान बोला, डैड जानता हूँ, लेकिन अगर मैं ठीक हो गया तो सारी बातें बताकर उन्हें मना लूँगा, नहीं तो? अलका जी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और ये नेगेटिव बातें मत सोच, तू ठीक हो जाएगा, भगवान इतना भी निर्दयी नहीं हो सकता।
इस तरह से सारे लोग इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। फिर कनक के घर जाकर एंगेजमेंट तोड़ना और शैली से प्यार का नाटक करना। जिहान नहीं चाहता था कि कनक सगाई में आए, वो तो ऐसा कुछ करने का सोचा भी नहीं था। लेकिन शैली के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उसने झूठ बोला कि अगले हफ्ते सगाई है। उसने कनक को बुला लिया, जिस कारण सगाई का नाटक करना पड़ा। कनक के सगाई में से जाने के बाद वो टूटकर बिखरने लगता है। शैली ने उसके जिस हाथ को छुआ था, उसने उस हाथ को गर्म पानी में डुबो दिया। अलका जी उसे किसी तरह संभाल कर कमरे में ले गई, लेकिन अब उसे कोई होश नहीं था, जैसे उसकी जान निकल गई हो। अलका जी की गोद में खाली आंखों से एक टक छत को घूर रहा था। अलका जी उसके जले हुए हाथ पर मलहम लगा रही थी। उनके भी आंसू नहीं रुक रहे थे। सभी फैमिली वहीं पर बैठे रात गुजार देती है। जोया रोते रोते विराज जी की गोद में ही सो गई थी। कनक के मम्मी पापा उनके साथ ही रुकना चाहते थे, लेकिन रात के 10 बजे आदर्श का कॉल आया कि कनक नहीं मिल रही है। उन लोगों ने पूरा शहर छान मारा है। ये सुनते ही सभी लोग और घबरा गए। अलका जी जिहान सुन रहा है, कनक कहीं नहीं मिल रही, लेकिन जिहान पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। हर्ष जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, आप जिहान बेटा का ख्याल रखिए, हम लोग देखते हैं, कोई खबर मिलते ही आप लोगों को बता देंगे। विराज बोले, माफ़ कर दो यार, आज मेरे खराब नसीब की वजह से। हर्ष बोला, ये कैसी बातें कर रहा है, जिहान जल्दी सही हो जाएगा। और रही बात मेरी बेटी की, मेरी बेटी शेरनी है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती, बस दिल पर चोट लगी है, इसलिए हमसे छुप कर बैठी होगी ताकि हम उसका दर्द ना देख सकें। हर्ष जी और अंकिता जी वहाँ से निकलकर अपने घर आते हैं। हाल में ही आदर्श और अनुषा बैठे परेशान हो रहे थे। अभी तक कनक का कहीं पता नहीं चल रहा था। उन्होंने अभी दादा दादी को कुछ नहीं बताया था। वो कमरे में आराम कर रहे थे। आदर्श अपनी सारी पावर लगा दिया था कनक को ढूंढने में। पूरे छप्पा छप्पा पर पुलिस और नाकाबंदी चल रही थी। सुबह हो गई, लेकिन कनक का कहीं पता नहीं चला। अगली सुबह विराज जी डॉक्टर को बुलवा कर जिहान को नींद का इंजेक्शन दिलवा दिया, जिससे वो कुछ देर के लिए सो जाता है। सभी परेशान थे, लेकिन उम्मीद की किरण कहीं नज़र नहीं आ रही थी। आज का दिन और रात ऐसे ही गुजर जाते हैं। जिहान नींद का असर खत्म होने पर फिर से वैसे ही आंखें खोले एकटक देख रहा था। ना किसी से कोई बात करना, ना किसी की कोई बात सुनना। तभी अचानक अगले दिन जिहान के डॉक्टर का फ़ोन आता है। सौरभ कॉल रिसीव करते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बोले, मुझे आप लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी है। सौरभ डरते हुए बोला, जी बताइए, क्या बात करनी है? अलका जी और विराज जी इशारे से फ़ोन स्पीकर पर करने को कहते हैं। सौरभ मोबाइल स्पीकर पर कर देता है। डॉक्टर बोले, देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, जिहान रघुवंशी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे ये झूठ बोलने के लिए पैसे मिले थे। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। सौरभ गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आपको समझ में भी आ रहा है डॉक्टर, आप क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोले, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं कुछ देर के लिए भटक गया था। मिस्टर रघुवंशी बिल्कुल ठीक है, कहते हुए फ़ोन रख देता है। सौरभ हैरानी से फ़ोन देखते रह जाता है। अलका जी विराज के गले लग रोने लगती हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। सौरभ जिहान के मम्मी पापा को गले लगाते हुए रो पड़ता है। विराज जी थोड़ी देर बाद सबको चुप कराते हुए बोले, आज रोने का दिन नहीं है, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। सभी की नज़र जिहान पर पड़ जाती है, जिससे कुछ खबर ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। अलका जी उसके सर को चूमते हुए बोली, जिहान बेटा तू बिल्कुल ठीक है। विराज जी बोले, सौरभ गाड़ी निकालो बेटा, जिहान को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, उसका कनक के सदमे से आना बहुत ज़रूरी हो गया है। सौरभ दौड़कर बाहर जाकर गाड़ी निकालता है। विराज जी अलका जी की हेल्प से जिहान को उठाकर बाहर गाड़ी में लेकर आते हैं। जोया पीछे से दौड़ती हुई बोली, क्या हुआ डैड? विराज जी बोले, कुछ नहीं बेटा, जिहान को कुछ नहीं हुआ है, बस उसे हम इस सदमे से बाहर लाने की कोशिश करने जा रहे हैं। जोया भी उनके साथ बैठ जाती है। विराज जी जिहान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अपनी जानकारी के मुताबिक बेस्ट डॉक्टरों से कांटेक्ट कर उन्हें बुलाकर जिहान को दिखाते हैं। डॉक्टर बोले, मिस्टर रघुवंशी, इन्हें किसी चीज़ का सदमा लगा है, इन्हें रुलाना ज़्यादा ज़रूरी है।
विराज जी बोले, डॉक्टर आप लोग कुछ भी कीजिए, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर कुछ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को भी बुलाते हैं। 4 दिन तक लगातार डॉक्टर की ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिस्ट के काउंसलिंग की वजह से जिहान थोड़ा बहुत अपने आसपास की चीज़ों को देखना स्टार्ट करता है। डॉक्टर जिहान के सामने अलका जी को बेहोश होने की एक्टिंग करने को कहते हैं। जिहान अपनी माँ को ऐसे देख एकाएक चिल्लाते हुए उठ जाता है। वो अलका जी को उठाते हुए रोने लगता है। अलका जी उठकर जिहान को गले से लगा लेती हैं। विराज जी जिहान को अपने पास बैठाकर डॉक्टर की सारी बातें बताते हैं। जिहान ये सुनते ही, कनक कहाँ है? किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। सभी अपना सर नीचे कर लेते हैं। जिहान सबको ऐसे देख चिल्लाते हुए बोला, प्लीज़ आप लोग बताइए ना, कनक ठीक है ना? सौरभ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तेरी सगाई के दिन से ही भाभी कहीं नहीं मिल रही, उनका कहीं नहीं पता लग रहा है। जिहान सौरभ को धक्का देते हुए बोला, ये नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कहते हुए हॉस्पिटल से दौड़कर बाहर निकल जाता है। सभी लोग उसके पीछे आते हैं। तब तक जिहान गाड़ी लेकर कनक के घर की तरफ निकल जाता है। सभी लोग पीछे से एक टैक्सी पर आते हैं। जिहान कनक के घर में घुसते ही बोला, कनक कहाँ है? आप देखिए आपका जान आया है, प्लीज़ बाहर आइए। जिहान की आवाज़ सुनते ही दादा दादी कमरे से बाहर आते हैं। आदर्श इस वक्त घर पर नहीं था। उसके मम्मी पापा भी दिल्ली चले गए थे क्योंकि उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने कनक को ढूंढने के लिए आदमी लगा दिए थे। आदर्श भी अभी छानबीन में ही लगा हुआ था। अनुषा अपने घर पर थी। कनक के जाने के बाद उसने कनक के घर आना छोड़ दिया था। दादा दादी गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी पोती को हमसे छीन कर भी अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा? जिहान दादी का हाथ पकड़ते हुए बोला, दादी मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ बताइए कनक कहाँ है? दादी उसका हाथ झटकते हुए बोली, चली गई वो हम सबको छोड़कर, तुमने हमारी पोती को हमसे छीन लिया। तभी पीछे से विराज जी, अलका जी, जोया और सौरभ आते हैं। विराज जी जिहान को संभालते हुए बोले, बेटा यही सच है, किसी को नहीं पता कि कनक कहाँ है। जिहान को फिर भी विश्वास नहीं होता। वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए कनक के कमरे में जाकर देखता है, उसकी कनक वहाँ नहीं थी। वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। सौरभ बहुत मुश्किल से उसे समझाकर नीचे लाता है। उस दिन के बाद सौरभ और जिहान कनक को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन कनक का कोई पता नहीं चला। जिहान कनक के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसकी हालत देख उसके मम्मी पापा भी टूट रहे थे। ये देख उसने खुद को संभाला और कनक की यादों से छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को काम में झोंक दिया। दिन रात काम में डूबे रहने लगा। इसी बीच उसने डॉक्टर के झूठ का पता लगाया तो पता चला कि ये सब शैली और जिहान के चचेरे छोटे भाई अनुज ने मिलकर ये सारा षड्यंत्र रचा था, क्योंकि शैली जिहान को पाना चाहती थी और अनुज कनक को। उन दोनों ने मिलकर कुछ दिनों से जिहान के खाने में कोई दवा मिला देते हैं जिससे उसे बार बार चक्कर आता है, और जिस दिन वो बेहोश हुआ उस दिन उसी दवा की मात्रा हाई डोज में थी। उसने हम पर नज़र रखा हुआ था जब हम इसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। उससे पहले ही अनुज ने डॉक्टर को खरीद लिया। अलका जी शैली को घर से धक्के देकर निकाल देती हैं। अनुज लंदन चला जाता है क्योंकि अलका जी और विराज जी ने उससे कोई रिश्ता नहीं रखने को कहा था। विराज जी के बड़े भाई को भी अपने बेटे की ये बात पता चलते ही उन्हें बहुत धक्का लगा था, लेकिन अब क्या करें। जिहान और सौरभ अनुषा को ये सब बताते हुए अपने उस दर्द को याद कर रहे थे जो उन्होंने 2 साल पहले जिया था। अनुषा के आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए बोला, जिहान आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इतनी बड़ी बात कनक को आप बताएं? जिहान बोले, अनुषा उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि मैं चाहकर भी कनक को सच नहीं बता पाया। अनुषा बोली, और आपकी इस सच ना बताने की वजह से केवल आप ही नहीं, कनक ने भी ये 2 साल कितने तकलीफ में गुजारे हैं इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, आपका सच जानने के बाद मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि कनक ने मुझे कसम दी है। और दूसरी बात, कनक अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई है, वो आपके पास कभी लौट कर नहीं आएगी, इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जिए।
मैं कनक को यहाँ से लेकर कहीं और चली जाऊँगी। सौरभ बोला, अनु, इन सब में मेरी क्या गलती जो मुझे भी इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो? अनुषा बोली, आई एम सॉरी सौरभ, लेकिन मैं अपने दोस्त को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। इस वक्त उसे हमारी बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को मैं कुछ नहीं बता सकती। जिहान बोला, प्लीज़ अनुषा, मुझे जानना है कनक कहाँ थी और आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? हमें ना सही अपनी फैमिली को भी। क्या आपने अपनी फैमिली को बताया था? क्या वे लोग जानते हैं कि कनक यहाँ है? अनुषा बोली, नहीं, मेरे मम्मी पापा को बस इतना ही मालूम है कि मैं कनक के साथ रहती हूँ। बाकी उसकी फैमिली में किसी को कुछ नहीं पता। मैं भी बस 1 महीने से ही कनक के साथ हूँ। इतने दिनों तक मुझे भी नहीं पता था कि कनक कहाँ है। जिहान बोला, क्या आप सच कह रही हैं? अनुषा बोली, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, यही सच है। मैं भी इतने सालों से कनक को ढूंढ रही थी। एकाएक 1 महीने पहले मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि अगर कनक से मिलना चाहती हो तो चुपचाप इस एड्रेस पर आ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुझे लगा कि किसी ने मजाक किया है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद मिली कि इतने टाइम से कनक को ढूंढ रहे थे और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। इसलिए मैं बिना किसी को बताए उस एड्रेस पर गई। वहाँ कनक थी। उसने मुझे कसम दिया कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। जिहान बोला, क्या इस 1 महीने में भी आपको नहीं पता चला कि वो कहाँ थी, कैसी थी? क्या उसे मेरी याद बिल्कुल नहीं आती? अनुषा मुस्कुराते हुए बोली, आप तो उसकी हर सांस में बसे हुए हो। वो किसी को ना बताए ये अलग बात है। आपको पता है, जब आप एंगेजमेंट तोड़कर गए थे उस दिन वो मुझसे सच का पता लगाने के लिए कह रही थी। उसे विश्वास था कि कोई बात ज़रूर ऐसी है जिसमें मजबूरी में आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं और आदर्श भाई ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन से वो यहाँ जॉब करने आई होगी और आपको महसूस किया होगा, उस दिन से ही वो हर रात रोती होगी, लेकिन वो अपने आंसू कभी हमारे सामने नहीं दिखाएगी। जिहान बोला, क्या मैं उसके सामने आऊँगा तो वो मुझे माफ़ करेगी? अनुषा बोली, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन। जिहान बोला, लेकिन क्या? अनुषा बोली, मैं उसके कसम से बंधी हूँ, कुछ नहीं बता सकती आपको। जिहान बोला, प्लीज़, ऐसे कसम का भी क्या फ़ायदा जो उसे तकलीफ़ ही दे? अनुषा बोली, वैसे उसने मुझे कसम दी है ना बताने की, दिखाने की नहीं। जिहान कन्फ्यूजन से बोला, क्या मतलब? अनुषा बोली, आप दोनों चुपचाप मेरे साथ चलिए बिना कोई सवाल पूछे। सौरभ बोला, लेकिन। अनुषा बोली, कहाँ ना, बिल्कुल चुप। जिहान बोला, ठीक है, चलिए। अनुषा उन दोनों को साथ लेकर बाहर आती है। जिहान लिफ्ट में दोनों के साथ नीचे आता है। सौरभ गाड़ी निकालता है, जिहान पीछे बैठता है। अनुषा आगे बैठते हुए रास्ता बताती है। कुछ देर बाद ये तीनों अपने अपार्टमेंट के आगे खड़े थे। जिहान बोला, आप यहाँ क्यों लाई हैं? अनुषा उसके होठों पर उंगली रखते हुए, कहा था ना, बिना सवाल किए चुपचाप मेरे साथ आएंगे। दोनों उसके साथ आने लगते हैं। 2nd फ्लोर पर आने के बाद अनुषा दरवाज़ा खटखटाती है। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग औरत दरवाज़ा खोलती है। अनुषा को देखते ही वो औरत बोली, बेटा, कहाँ रह गए थे आप? जिहान बिल्कुल नहीं खा रहा है। तभी उसकी नज़र सौरभ और जिहान पर जाती है। वो औरत अनुषा की तरफ देखते हुए बोली, ये दोनों कौन हैं? अनुषा बोली, आंटी, पहले अंदर तो आने दीजिए, फिर सारी बात बताती हूँ। वो बुजुर्ग औरत बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी, सभी घर के अंदर आते हैं। तभी जिहान हाल में दौड़ते हुए, मासी बचाओ, मुझे दलिया नहीं खाना। सौरभ और जिहान की नज़र उस बच्चे पर जाती है। दोनों हैरानी से उस बच्चे को देख रहे थे। तभी वो बच्चा जिहान से टकरा जाता है। जिहान जल्दी से झुककर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? जिहान के चेहरे को चुपचाप देखने लगता है। जिहान उस बच्चे को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाता। वो उसके चेहरे को चूमते हुए बोला, मेरा बेटा, कहते हुए अनुषा की तरफ देखता है। अनुषा हाँ में सिर हिला देती है। जिहान बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है। उसके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सौरभ बोला, अनुषा, क्या ये सच है? अनुषा के आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो केवल सर हिला देती है। जिहान बोला, मुझे छोड़ो मासी, ये कौन है? मुझे मम्मा के पास जाना है। जिहान उसके गालों को चूमते हुए बोला, बेटा, मैं आपका पापा। जिहान बोला, पापा? कहते हुए जिहान का चेहरा देखता है। अनुषा जिहान के पास आते हुए जिहान के सर पर हाथ फेर कर बोली,
बेटा, जैसे मम्मा प्यार करती हैं आपको, वैसे पापा भी बहुत प्यार करते हैं। ये आपके पापा हैं। किहान को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जिहान की गोद में उसे अच्छा लग रहा था। बुजुर्ग औरत बोली, अनुषा बिटिया, क्या आप सच कह रही हैं? ये कनक बिटिया के पति हैं? अनुषा बोली, हाँ आंटी। जिहान उस बुजुर्ग औरत और पुरुष को देखने लगता है। अनुषा बोली, ये अंकल आंटी हैं जिन्होंने ही बीते 2 सालों में कनक का ध्यान रखा है। वो बुजुर्ग औरत बोली, बेटा, देखने से तो तुम बड़े अच्छे घर के लग रहे हो, फिर भी अपनी पत्नी को एक बच्चा ना होने के लिए छोड़ दिया। जिहान कन्फ्यूजन से उन्हें देखने लगता है। अनुषा जिहान की आंखों से इशारा करती है कुछ ना कहने को। जिहान अनुषा का इशारा पाकर शांत बैठ जाता है। सौरभ बोला, आंटी, आपको किसने कहा कि इसने बच्चा ना होने की वजह से अपनी पत्नी को छोड़ दिया? वो औरत बोली, बेटा, कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन कनक बिटिया हमें जिस हालत में मिली थी उससे हमने यही अंदाज़ा लगाया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। जिहान के अंदर कुछ टूट सा रहा था, सच ही तो कह रही थी। कनक को उसने छोड़ ही तो दिया था, वो भी ऐसी हालत में जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कनक, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि हमारे प्यार की निशानी आपके अंदर सांस ले रही है। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, गलती तो मेरी है, मैंने आपको मौका ही कहाँ दिया। अनुषा बोली, आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, उस वक्त हालात ही खराब हो गए थे। बुजुर्ग पुरुष बोले, लेकिन हालात खराब होने पर अपनी पत्नी को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। सौरभ बोला, अंकल, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आंटी बोली, बेटा, अपनी बिटिया की हालत नहीं देखी थी, इसलिए आप लोगों को सारी चीज़ें ज़्यादा आसान लग रही हैं। जिहान रुधे गले से बोला, आंटी, आपको कनक कहाँ मिली थी? आंटी बोली, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। बेटा यहाँ मुंबई में आकर कमाने लगा, उसकी शादी की, उसकी बीबी भी यहीं आ गई। हम लोग बहुत कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए सोचा कि बेटे के पास आकर रहते हैं। लेकिन यहाँ आई तो बेटा बहू के ऊपर हम लोग बोझ बन गए। बहू हर दिन ताने देती और बेटा उसका ही साथ देता। एक दिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ, हम फिर से अपने गांव जाने का सोचा। उस दिन हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे थे, अचानक से हमारी टैक्सी से कोई टकरा गया। टैक्सी वाला भागने की फिराक में था, लेकिन हमने सामने एक लड़की को रोड पर गिरा हुआ देखा तो इंसानियत को भूल नहीं पाए। हमने टैक्सी वाले को डरा कर उस लड़की को टैक्सी में रख उसे हॉस्पिटल ले चलने को कहा। टैक्सी वाला हमें हॉस्पिटल पहुंचाकर भाग गया। डॉक्टर ने कनक बिटिया को एडमिट तो कर लिया, लेकिन वो पुलिस को बुलाने के लिए कहने लगे। हमने डॉक्टर के हाथ पांव जोड़े और सारी सिचुएशन समझाई। डॉक्टर ने बिटिया को जब देखा तो बताया कि उसकी सांसें धीमी चल रही है और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही हमारे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई, क्योंकि देखने से वो शादीशुदा नहीं लग रही थी। हमें लगने लगा कि हमने किसी गलत लड़की को तो नहीं बचा लिया, लेकिन फिर मेरे पति ने कहा कि हो सकता है ये यहीं की रहने वाली हो, और आजकल की लड़कियां तो ज़रा सा सिंदूर करके बालों में छुपा लेती हैं। डॉक्टर की इजाज़त लेकर मैंने उसके बालों को हटा कर देखा तो उसके माथे में सिंदूर था। ये देखते ही हमें राहत मिली, लेकिन पूरी रात गुजर गई, उसे होश नहीं आया। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया कि ये खुद ही जीना नहीं चाहती, इसे कैसे होश में लाएं। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों बिटिया का चेहरा देख उसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं किया। हमने उस दिन पूरा दिन इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी वही बात। आखिर वो रात भी गुजर गई। फिर अगले दिन डॉक्टर परेशान होते हुए बोले, देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, आपका पेशेंट जीने की चाह छोड़ चुका है। मैं उसके पास गई, उसका हाथ पकड़कर मैंने कहा, कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को ही मारना चाहती हो? माना तुम्हें नहीं जीना, लेकिन तुम्हारा बच्चा, वो तो अभी इस दुनिया को भी नहीं देखा। पता नहीं मेरी बातें उस तक पहुंची या नहीं, लेकिन उसके बॉडी ने रिएक्ट किया। डॉक्टर फिर से उसके इलाज में लग गए। मेरे गले में एक सोने का चैन था। मैंने अपने पति को उसे बेचने के लिए दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। लगभग 1 घंटे बाद कनक को होश आ गया, लेकिन खुद को जिंदा देखना उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। डॉक्टर ने उसे हमसे मिलाया और बताया कि हम लोग उसे लेकर हॉस्पिटल आए। उसने हमारी तरफ देखा और कहा, आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे नहीं जीना। मैंने उसे डांटते हुए बोला,
कि वो माँ बनने वाली है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है। ये सुनते ही वो हैरान हो गई। शायद उसे भी नहीं मालूम था कि वो प्रेग्नेंट है। कनक को भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन आंटी अंकल के बताने पर उसने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर बोले, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही कनक के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने कांपते हाथों को अपने पेट पर रखा। उसने आंखें बंद की। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद उसे जीने की वजह मिल चुकी थी। उसने हम लोगों के बारे में पूछा तो हमने अपनी सारी बातों उसे बताई और उससे उसके परिवार वालों के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसका कोई नहीं है। आंटी बोली, लेकिन बिटिया, ये बच्चा, इसके पापा कहाँ हैं? कनक ने सर झुकाकर कहा कि अब वो किसी और के हो गए हैं। आंटी के मुंह से ये सुनते ही जिहान ने अपनी मुट्ठियां भींच लिया। सौरभ और अनुषा ने कुछ पल के लिए डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो समझ पा रहे थे उस वक्त कनक को कैसा लग रहा होगा। अंकल बोले, उसके बाद हमने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे अकेला छोड़ सके। उसकी बातों से हमें लगा कि शायद बच्चा ना होने की वजह से ही वो मरने की बात कर रही थी। कहीं इसीलिए उसके पति ने छोड़ तो नहीं दिया। आंटी बोली, गलत मत समझिएगा बेटा, लेकिन यही सच्चाई है। अगर औरत को बच्चा नहीं होता तो अक्सर मर्द उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन वही मर्द में कमी हो तब औरत की दूसरी शादी नहीं कराते। कभी कभी तो लगता है कि ये रस्में रिवाज, सात वचन, ये सब बनाए ही क्यों जब उसे निभाना ही नहीं होता। अंकल बोले, खैर छोड़िए इन बातों को। डॉक्टर ने बिल देने को कहा। कनक ने जब बिल देखा तो लगभग 1 लाख का बिल आया था। ये देख हम दोनों पति पत्नी के पैर कांपने लगे। कनक हमारे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप लोग मत घबराइए, मेरे पास पैसे हैं। उसने मोबाइल से कुछ करके बिल पेमेंट किया। आंटी बोली, उसके बाद हम लोग उसे लेकर रेलवे स्टेशन आए। उसी ने मोबाइल से ही तत्काल टिकट बुकिंग की। मोबाइल में से 2 छोटे छोटे कार्ड निकालकर एक कार्ड फेंक दिया और एक कार्ड को अपने पास रख लिया। फिर मोबाइल मेरे पति को दिया कि इसे यहीं पर कहीं किसी को बेच दे। मेरे पति ने वो मोबाइल स्टेशन पर एक आदमी को बेच दिया। उसके बाद हम लोग गाड़ी पकड़कर अपने घर निकल गए। वहाँ जाने के बाद बिटिया ने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हमने अपने आसपास वालों को बताया कि ये मेरे बहू के रिलेशन की ही लड़की है। इसका पति विदेश गया हुआ है, इसलिए तो हमने देखभाल के लिए इसको यहाँ लाया है। कनक बिटिया ऐसी थी भी कि जहाँ रहे सबको अपना बना ले। 1 महीने बाद उसने मुझसे कहा कि माँ, मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई है, मुझे मुंबई जाना होगा अपना सर्टिफिकेट लाने। लेकिन उस वक्त उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए थे और उसे बहुत ज़्यादा उल्टी होती थी। तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए हमने उसके साथ अपने पति को भेजा। अंकल बोले, हम दोनों यहाँ आए। उसके बाद वो कॉलेज जाकर अपना कुछ ज़रूरी कागजात लिए और फिर अपने घर के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचने पर बिटिया ने पास के शहर से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और घर से रहकर ही पढ़ाई करने लगी। उसने गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाना शुरू किया। हमने उसे बहुत मना किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन वो बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी, अपने बच्चे को खैरात में नहीं पालना चाहती थी। प्राइवेट स्कूल से उसे 2000 महीना मिल रहा था। हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने का काम करते थे। वो घर आने पर हमारे उस काम में भी हेल्प करती थी। उसने प्रेगनेंसी पूरे होने पर भी स्कूल में पढ़ाना नहीं छोड़ा। मेरे डांटने पर कहती, माँ, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले इतना स्ट्रांग हो कि मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो भी जानता है कि इस वक्त उसके माँ के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो सारी सुख सुविधा अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरा भी मुंह बंद हो जाता, क्योंकि सच ही तो कह रही थी, नखरे और चोचले तो धन दौलत वालों के ही होते हैं। उसने घर पर ही किहान को जन्म दिया, लेकिन इतने दिनों हमने हमेशा उसे रात में उठकर रोते देखा था, लेकिन दिन में उसके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती थी। अगर कोई देखे तो किसी को पता भी नहीं चलता वो किस तकलीफ में है। इतने दिनों में उसने अपने पति का कोई भी जिक्र कभी नहीं किया। कभी कभी मेरा मन उसकी तकलीफ देखकर उसके पति को बद्दुआ देने को करता, लेकिन वो कहती, नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं करना, नहीं तो वो बद्दुआ मुझे ही लगेगी। और मैं कभी उसके पति को बद्दुआ भी नहीं दे पाई। किहान के जन्म के वक्त दर्द से बेहोश होते हुए उसके मुंह से एक बार उसके पति का नाम निकला।
हम लोगों को वो नाम समझ तो नहीं आया क्योंकि गांव में इस तरह के नाम नहीं रखे जाते। लेकिन किहान के जन्म के बाद जब उसने उसे अपनी गोद में लेकर उसका सर चूमते हुए जब ये नाम दिया तो हम समझ गए कि ज़रूर ये उसके पति के नाम से जुड़ा है, क्योंकि उसके मुँह से कुछ ऐसा ही नाम निकला था। उसने किहान के जन्म के 1 महीने बाद ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर से उसने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब वो खुश रहती थी। उसकी खुशी का ज़रिया उसका बेटा था। उसे देखते ही शायद वो अपनी सारी तकलीफ़ें भूल गई थी। हम लोग बहुत खुश थे। पैसे ज़्यादा नहीं थे लेकिन हमारे घर में खुशियाँ थी। मैं भी अपने बेटे बहू को भूल कर कनक और किहान में खुश रहने लगी। लेकिन फिर से समय ने पलटा खाया और 2 महीने पहले अचानक से रात में मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। हम लोग उन्हें लेकर शहर के हॉस्पिटल गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। कनक के पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है। कनक कभी मुंबई नहीं आना चाहती थी लेकिन मेरे पति के लिए उसने यहाँ आने का डिसाइड किया। हम लोग 1 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। उसने टीचर की पढ़ाई से कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, कुछ मेरे पास थे। उससे हमने यहाँ आकर ये घर लिया और अपने पति को हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये हॉस्पिटल शायद किसी संस्था द्वारा चलती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा खर्च नहीं था। कनक ने हमारे पति को बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया। उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत हद तक अब वो ठीक भी हैं। यहाँ आने के 2 दिन बाद कनक ने अनुषा को बुलाया और तब से ये बिटिया भी हमारे साथ ही रहती है। कनक ने बताया कि ये उनकी सहेली है। मुंबई में रहना आसान नहीं है। कनक की पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी है, इसलिए उसने यहाँ पर कुछ कंपनी में इंटरव्यू दिया और लगभग 15 दिन से वो जॉब पर जा रही है। उसने बताया कि 60,000 का महीना है। कुछ दिन में पेमेंट बढ़ भी सकती है, जिससे हमारे पति का इलाज और अपने बेटे की देखभाल वो अच्छे से कर पाएगी। पहले शुरू के 2 दिन किहान ने बहुत तंग किया क्योंकि अभी 1.5 साल का ही है। अपनी माँ के दूध के बिना रोने लगता है। कनक भी परेशान होने लगी थी, लेकिन 2-4 दिन बाद धीरे धीरे किहान को हमने संभाल लिया। लेकिन कभी कभी इसी तरह ये परेशान करने लगता है, लेकिन हम कनक को बताते नहीं हैं क्योंकि वो माँ है, दुखी हो जाएगी। अंकल जी बोले, बेटा अपने बेटे बहू पर तो हम बोझ बन गए थे, लेकिन कनक बिटिया ने अपनी औलाद से भी ज़्यादा हम दोनों के लिए किया। हमने तो केवल उसे रहने के लिए एक आसरा दिया, लेकिन उसने सारे कर्ज उतारते हुए अपना ही कर्जदार हमें बना लिया। जिहान अपने बेटे का चेहरा देख रहा था जो हूबहू उसके जैसा ही था। इतनी देर में वो उसकी गोद में ही सो चुका था। जिहान उसके सर को चूमते हुए बोला, सॉरी बेटा, आपके पापा ने आपकी मम्मा को और आपको बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन अब सारी तकलीफ़ों का हिसाब करना है। अब बहुत हुआ। अब आप दोनों की ज़िंदगी में मैं कोई दर्द, कोई तकलीफ़ नहीं रहने दूंगा। सौरभ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल। अनुषा बोली, अभी कनक के आने का टाइम हो गया है। पता नहीं वो आप लोगों को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए अभी आप लोग यहाँ से जाइए। जिहान बोला, आप चिंता मत कीजिए, अब कनक के सामने आने का वक्त हो गया है। बस आज का दिन, कल से किसी भी हाल में मैं कनक को कहीं नहीं जाने दूंगा। अनुषा बोली, आप ऐसा क्या करने वाले हैं? जिहान बोला, कल कनक को पता चलेगा कि उसका बॉस मैं ही हूँ। उसके बाद उसका रिएक्शन जानते हैं, फिर आगे का प्लान बनाते हैं। लेकिन अभी आप लोग उसे ये मत बताइएगा कि हम लोग आपसे मिल चुके हैं। आंटी बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी दूसरी पत्नी, उसे कोई ऐतराज़ नहीं होगा? जिहान मुस्कुराते हुए बोला, मेरी लाइफ में कनक के सिवा ना कोई है, ना कोई आ सकती है। जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आराम से मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। अंकल जी बोले, ठीक है बेटा, हम भी कनक की खुशियाँ ही चाहते हैं। जिहान उसके बाद थोड़ी देर अपने बेटे को प्यार करता है, फिर उसे कनक के कमरे में जाकर बेड पर सुला देता है। उस कमरे में कनक की महक आ रही थी। उसे जाने का मन तो नहीं था, लेकिन इस वक्त जाना ज़रूरी था। वो सौरभ के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट के बाहर जाता है, कनक अपनी बाइक से वहाँ पहुँचती है। सौरभ और जिहान एक साइड छुप जाते हैं। कनक अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। कनक जब घर में आती है तो सब नॉर्मल ही लगता है। वो अनुषा से किहान के बारे में पूछती है। अनुषा बताती है कि वो सो गया है।
कनक बोली, अजीब बात है, आज पहली बार वो मेरे आने के बाद भी सो रहा है। अनुषा हंसते हुए बोली, इसमें क्या अजीब बात है, बच्चा है, उसे कभी भी नींद आ सकती है। कनक बोली, हाँ ये तो है। अनुषा बोली, ये सब छोड़ जाकर फ्रेश हो जा, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। कनक कमरे में चली जाती है। कमरे में अपने बेटे को सोया देख थोड़ी देर उसे देखते हुए उसके माथे को चूम लेती है। लेकिन आज उसे अपने बेटे के पास कुछ अलग ही एहसास हुआ। लेकिन सर झटकते हुए वो बाथरूम में चली जाती है। जब किहान सोकर उठता है तब दूध पीने के बाद बोला, मम्मा पापा कहाँ हैं? ये सुनते ही कनक की सांसें अटक जाती है। कनक हैरानी से अपने बेटे को देख रही थी, क्योंकि आज तक उसने पापा वर्ड बोला ही नहीं था। फिर पापा को क्यों ढूंढ रहा है? उसके ज़हन में जिहान का चेहरा उभरने लगता है। किहान बोला, मम्मा बताओ ना पापा कहाँ हैं? कनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किहान को अनुषा के गोद में देते हुए उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे के सवालों का क्या जवाब दे। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि किहान अपने पापा को कभी ढूंढेगा। लेकिन उसका बेटा दिमाग का बहुत तेज था। 1.5 साल में वो सारी बातें फ्रेश बोलता था, बहुत बातें समझता भी था। बाहर अनुषा किहान को अपनी गोद में बैठाते हुए बोली, बेटा ये पापा का सीक्रेट है, आपके पापा आपसे कल फिर मिलने आएंगे, लेकिन आप मम्मा को इस बारे में कुछ नहीं बताइएगा। किहान को कुछ समझ नहीं आता। किहान बोला, मासी ये सीक्रेट क्या होता है? अनुषा बोली, इसका मतलब होता है छुपाना। आपके पापा हम लोगों के साथ एक गेम खेल रहे हैं। अब आपकी मम्मा उनको ढूंढ रही हैं। आप मम्मा को कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो मम्मा हार जाएंगी। किहान बोला, ओके मासी। कनक कमरे में आकर कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए बाथरूम में जाकर चेहरा धोने के बाद आईने में खुद को देखते हुए बोली, अब मेरी ज़िंदगी में आप कभी नहीं आ सकते। मैं अपने बेटे के लिए उसकी मम्मा भी हैं और उसका पापा भी। मैं उस पर आपका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। वो कमरे से बाहर आई तब तक सब नॉर्मल था। किहान ने फिर पापा का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन खाना खाने के बाद उसे लेकर बेड पर लेटते हुए जिहान की यादों ने उसे फिर से घेरना शुरू कर दिया। जिहान अपार्टमेंट के नीचे गाड़ी में उसके कमरे की बालकनी की तरफ देखते हुए गाड़ी में ही सो गया। जब से उसने कनक को देखा था तब से वो हर रात यही गुजारता था, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। हर सुबह 5 बजे बालकनी में कनक को देखने के बाद वो घर चला जाता था। खैर आज की रात गुजरी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने बेटे को थोड़ा सा प्यार करके और दूध पिलाकर कनक ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में जिहान पहले से ही अपने केबिन में था। उसने मैनेजर को बुलाकर आज जो भी फाइल कनक मैनेजर के पास ले जाती थी वो डायरेक्ट अपने केबिन में कनक को लाने का ऑर्डर दिया। कनक के आते ही मैनेजर ने अपने बॉस का ऑर्डर सुना दिया। कनक को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बॉस का ऑर्डर था इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। 1 घंटे बाद कुछ डिज़ाइन रेडी कर फाइल का बाकी काम देख कर वो उसे लेकर मैनेजर के केबिन की तरफ जाने लगा। तभी उसे याद आया कि आज बॉस के केबिन में जाना है। उसने केबिन की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसे थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी। जिहान केबिन में बैठे कनक के हर हरकत पर नज़र रखा हुआ था। उसने सौरभ को अपने केबिन में जाने को कहा था, इसलिए आज सौरभ भी उसके केबिन में नहीं था। सारे एम्प्लॉय कनक को इस तरह खड़ा देख वैसे ही घूर रहे थे। कनक किसी एम्प्लॉय से इतना बात नहीं करती थी, बस फॉर्मल हाय हेलो तक ही सीमित थी। सारी बातें झटकते हुए बॉस के केबिन की तरफ कनक बढ़ गई। डोर पर नॉक करते हुए अंदर आने की परमिशन मांगी। जिहान के कमिंग कहते ही उसका दिल अनजाने डर से धड़क उठा। ये आवाज़ वो कभी नहीं भूल सकती थी। उसने अपने कांपते कदमों से अंदर रख मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसका डर सही ना हो। जिहान अपनी चेयर को उल्टी तरफ घुमा लिया था, जिससे जिहान का चेहरा उसे नज़र नहीं आया। वो टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली, सर ये फाइल फाइनल हो चुकी है, बस एक बार चेक करके आप अपना साइन कर दीजिए। जिहान की आंखों में नमी आ गई थी। इस आवाज़ को सुनने के लिए कितना तड़पा था वो। अब वो और खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। उसने चेयर आगे घुमा दिया। कनक का चेहरा नीचे था, उसकी नज़र फाइल में ही थी। जिहान चुपचाप उसके चेहरे को निहार रहा था।
स्ट्रांग तो वो पहले से ही थी, लेकिन इन 2 सालों की तकलीफ़ ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी, या ज़िहान की नज़रों में उससे खूबसूरत कोई था ही नहीं। कनक को जब अपने चेहरे पर किसी की नज़र महसूस होती है तो वो फाइल से नज़रें उठाकर देखती है। ज़िहान का चेहरा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, हाथों से फाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। आखिर उसका डर सही साबित हुआ, वो ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है? उसे कुछ दिनों से अपने आसपास ज़िहान के होने का एहसास होता था। वो उसे इग्नोर कैसे कर सकती थी, जबकि उसे अच्छे तरीके से मालूम था कि ज़िहान मुंबई में ही रहता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर केबिन से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाई ही थी कि ज़िहान उसके इरादे भांपते हुए जल्दी से उठकर पीछे से उसके हाथों को पकड़ लिया। कनक का पूरा शरीर काँप रहा था। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उसके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन ज़िहान ने मजबूती से उसके हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। कनक सूखे पत्ते की तरह उससे सीने से टकरा गई। ज़िहान अपने दोनों हाथों से उसके कमर पर मजबूती से घेरा बनाते हुए अपने सीने से उसे लगा लिया। जाने कितने मुद्दतों के बाद उसके दिल को सुकून मिल रहा था। शायद उसने 2 साल पहले कनक को गार्डन में जब खुद से दूर धकेला था, उसके बाद वो कनक को कभी छू भी नहीं पाया। कनक कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में अतीत की बातें ताज़ा हो गई। कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, ये एटीट्यूड और घमंड वाली लड़की मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। कनक की आंखें जल उठी। उसने पूरी ताकत लगाकर ज़िहान को खुद से दूर किया। ज़िहान हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे लगा कि जब वो कनक को अपने गले लगाएगा तो कनक भी उससे लिपट जाएगी। कनक उसकी आंखों में देखते हुए बेहद सख्त आवाज़ में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? लगता है सारी तमीज़ भूल गए हैं। अपने एम्प्लॉय से कैसे पेश आया जाता है ये शायद सीखा ही नहीं आपने। आइंदा से ये गलती से भी ना हो, याद रखिएगा। कहते हुए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। ज़िहान उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, कनक मेरी बात सुनिए, आपका गुस्सा जायज़ है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन इस तरह से दूर मत जाइए। कनक अपने केबिन में आकर जल्दी से अपना हैंड बैग उठाती है। ज़िहान उसके पीछे केबिन में घुसते हुए दरवाज़ा लॉक कर देता है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।